नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीतकर इस बार सत्ता में आ चुकी है और उत्तराखंड में 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई हैं। हालांकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और आज हम आपको बता दें कि अब पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से चुनाव भी लड़ना है, उपचुनाव होने हैं, क्योंकि जिस तरह से खटीमा से उन्होंने हार का सामना किया वो परेशान कर देने वाला था और इसके बाद अब उन्हें उपचुनाव में जीत 6 महीने के अंदर ही दर्ज करनी होगी। तो सवाल ये है कि क्या चंपावत से लड़ेंगे धामी। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को 6 महीनों के भीतर चुनाव लड़ना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धामी चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया को चुनाव लड़ना है तो वहीं भाजपा प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड की कुल 70 में से 47 सीटें जीती, लेकिन धामी अपनी सिटिंग सीट खटीमा से चुनाव हार गए। तो वहीं जनता यूरोप हाईकमान की पहली पसंद बने पुष्कर सिंह धामी की एक बार फिर से ताजपोशी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ना होगा। कई समय कारणों के मद्देनजर और चंपावत के निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी की पेशकश के बाद सीएम धार्मिक चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे पर गए थे। माना जा रहा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा भी की थी। तो वहीं उन्होंने जनसभा के दौरान इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। चंपावत सीट पर क्यों फोकस? चंपावत सीट खटीमा से है बहुत नजदीक। बीजेपी ने चंपावत सीट 2 बार जीती। बीजेपी की रणनीति से जातिगत समीकरण फिट। धामी की परंपरागत खटीमा सीट से सटती है चंपावत सीट। तमाम पहलुओं के मद्देनजर माना जा रहा है कि चंपावत से धामी के लड़ने के बारे में एक राय कायम हो चुकी है। इसका एक संकेत इस तरह भी मिल रहा है कि देहरादून पहुंचकर गहतोड़ी ने चंपावत जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं की बैठकें की और आधिकारिक तौर पर एक प्रस्ताव बनाकर पार्टी मुख्यालय में सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में गहतोड़ी ने सीट छोड़ने की पेशकश औपचारिक तौर पर की है। अब प्रक्रिया के मुताबिक गहतोड़ी विधानसभा से इस्तीफा देंगे, तब धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। चंपावत के बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले मतदाताओं की संख्या भी यहाँ काफी है। खटीमा सीट से सटी हुई होने के कारण सीएम धामी के लिए ये सीट काफी फायदेमंद मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा हाईकमान प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से नाराजगी के चलते ये कदम भाजपा उठा सकती है। बड़ी सिर्फ फुटबॉल है। अभी उन्होंने जो 3 मंत्री नहीं बना रहे, सिर्फ इसलिए उन्होंने एक लॉलीपॉप रखा हुआ है, वो दिखा रहे हैं तमाम को कि बनाएंगे। और अब मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 तक ये लॉलीपॉप चलेगा। ये तीनों मंत्रियों का जो है पद ये नहीं देंगे। और वैसे ही दूसरी तरफ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है कि बहुत अनुशासित पार्टी का दम भरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं को, जब इन्हीं के विधायकों ने ये आरोप लगाए इनके प्रदेश के अध्यक्ष पर कि इन्होंने जो हमें हराने का काम किया, तो कहाँ है अनुशासन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है और निश्चित रूप से 6 माह के अंदर चुनाव लड़ना है। जहां से भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जिस भी सीट से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, आपने देखा होगा तमाम लोग उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है। जहां से भी मुख्यमंत्री जी कहेंगे, संगठन को बता देंगे, संगठन और सरकार मिलकर के इस चुनाव को लड़ेगी। निश्चित रूप से बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव जीत करके आएंगे और शीघ्र ही जल्द ही इसमें फैसला होगा। कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाने के साथ मजबूत विपक्ष बनकर सरकार को देने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को भी जल्द ही मुख्यमंत्री धामी को चुनाव लड़ाना होगा। तो वहीं देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या परिणाम होता है और क्या वाकई भाजपा नेतृत्व में परिवर्तन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को बदलेगी और मदन कौशिक को क्या कैबिनेट में शामिल करेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। देखिए, सवाल यही है कि उपचुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह को खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब क्या चंपावत से चुनाव जीतेंगे धामी,
और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है नवीन प्रशाली जी, यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में, और वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा के भी लोग जुड़ेंगे, उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले भगीरथ जी की ही राय जो है वो जान लेते हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगीरथ जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या चुनावी जंग जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सुपर एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं वो सब तो ठीक है, सारी चीजें चल रही हैं, पार्टी की जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है, लेकिन उपचुनाव 6 महीने के भीतर होने, बताया जा रहा है कि चंपावत से लड़ सकते हैं। देखिए, ये इतिहास तो उत्तराखंड का है कि जब चुनाव हो रहे हों और उस दौरान जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चुनाव हारे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अतीत का ये कोई नहीं बताता कि मुख्यमंत्री जब किसी गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो चुनाव हारे हैं, ऐसा अतीत में कभी हुआ नहीं है। चलो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी नहीं होगा। लेकिन जैसे बात है, जब चंपावत से वो चुनाव लड़ने की, तो देखिए धामी जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो पिथौरागढ़, मूल रूप से पिथौरागढ़ के हैं, और जो चंपावत जिला बना था वो पिथौरागढ़ को ही मिला के बनाया गया था, पिथौरागढ़ से ही बना था। और दूसरा एक उस सीट का एक सकारात्मक जो पक्ष है मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में, वो ये कि वो खटीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और बनबसा और आपसी नाते रिश्तेदारियां भी हैं, बिरादरी के लोग भी हैं, कुटुंब के लोग भी हैं जी। और बोली भाषा संस्कृति के हिसाब से भी धामी जी ऐसा नहीं है कहीं वहाँ बाहर के हैं, पर वो वहाँ लड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का अच्छा निर्णय होगा और ये धामी जी के और सरकार के, भाजपा के हित में ही होगा। और यूं तो बहुत लोग ऑफर कर रहे थे, गढ़वाल से भी कई विधायक गणों ने यह ऑफर किया कि आप हमारी सीट पे आइए, हम आपके लिए खाली करने को तैयार हैं। बिल्कुल। और कुमाऊं से भी कई विधायक गणों ने ये ऑफर किया था। लेकिन कई बार इस तरह के जो ऑफर होते हैं वो प्रचार पाने के लिए भी होते हैं, लेकिन पार्टी को ये देखना होता है कि मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं और 6 माह में चुनाव जीतने की बाध्यता है। और कोई बड़े नेता ने तो नहीं कहा कि धामी जी आप इधर आइए और हम सीट खाली करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ भावावेश में करते हैं और कुछ प्रचार और सुर्खी में आने के लिए भी ये काम करते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि चंपावत से उन्होंने अगर मन बना लिया है तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होगा और उनके लिए जीत आसान हो सकती है जी। बिल्कुल, यानी चंपावत से आपको लगता है उतर सकते। सीमा डोरा जी अभी भी मेरे साथ में जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। सीमा जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सीमा जी, आखिर धामी जी के चुनाव लड़ने को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों है, आप ही बता दीजिए। नहीं, माथापच्ची नहीं है, अभी टाइम है डिसीजन लेने का, तो ले लेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो सब लोग उनको चाहते हैं, इतने बड़े चाहते हैं सबके धामी जी, या एक कह लीजिए कि एक विश्वास है सबको उनके ऊपर, तो सभी अपनी सीट खाली करने को कह देते हैं कि हम भी आपके लिए अपनी सीट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो छोड़िए, अब कांग्रेस के भी कह देते हैं कुछ लोग, तो ये तो बड़े प्राउड की बात है। लेकिन जल्दी ही इस पे हम निर्णय ले लेंगे कि कहाँ से उन्होंने लड़ना है। नहीं, लेकिन सीमा जी, निर्णय तो हो जाएगा, सीट तो खैर पार्टी फाइनल कर लेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक तरफ कांग्रेस जो है वो मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश में लगातार प्रयासरत है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पास भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो है बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को हार मिली और अब उपचुनावों में जीत जो है हासिल करना, ये भी एक चुनौती होगी। इस पर आपसे हम जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले थपलियाल साहब को जोड़ लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, आपका भी स्वागत। थपलियाल साहब, आप बताइए, यहाँ पर अब उपचुनाव होगा, बताया जा रहा चंपावत से चुनावी मैदान में इस बार धामी जी नजर आएंगे? थपलियाल साहब, थपलियाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, आप अनम्यूट करें। हेलो जी जी थपलियाल साहब, यूं तो धामी जी ने अपने हाईकमान से वो आश्वासन दिया था कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा, अपनी जो उपचुनाव होगा तो मोस्टली कांग्रेस का उम्मीदवार होगा जो मेरे लिए सीट खाली करेगा।
और ये दिखाने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि बहुत जदोजहद में उन्होंने हाईकमान को ये दिखाया कि मैं बहुत ही लोकप्रिय नेता हूं। ये दीगर बात है कि जब खंडूरी जी को उपचुनाव लड़ना था 2007 में, तो उस समय किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं बोला। हमें बड़ा दुख हुआ था उस समय कि इतना लोकप्रिय, इतना ईमानदार नेता भुवन चंद खंडूरी और एक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उस समय इनके लिए सीट ऑफर नहीं की। लेकिन इस समय जो हम देख रहे हैं कि जैसे कंपटीशन मचा है लोगों में कि साहब मेरी सीट ले लो। इवन जो निर्दलीय उम्मीदवार है खानपुर का, वो भी कह रहा था कि साहब मेरी सीट पे लड़ लो। तो कहने का मतलब ये है, इवन कांग्रेस के धामी जी हैं वो भी कह रहे थे। और इन तमाम चीजों के बीच में जो उनको गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भय पैदा हो गया है कि पूरी तौर से जो अपोजिशन है और जो उन्हीं के पार्टी के अंदर जो उनके अपने दुश्मन हैं, वे उनको इस चुनाव में एक हराना चाहते हैं। और इसलिए वो विचलित से हो गए हैं कि क्या किया जाए। उनको सबसे सुरक्षित सीट चंपावत लग रही है शायद, क्योंकि पहले वो सोच रहे थे कि जो धामी जी पिथौरागढ़ से खाली कर रहे हैं, या यहाँ से उनकी आशाएं थी कि राजेंद्र भंडारी जो गढ़वाल के एक विधायक हैं, वो भी कह रहे थे कि यस, गढ़वाल से अगर मैं कांग्रेस की उम्मीदवार की जगह में अगर लड़ता हूं तो मैं ऐसा नेता डिक्लेयर होगा कि जिसका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगहों में हनक है। ये उन्होंने सोचा था, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे वे थोड़ा चिंतित हैं और उनकी चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं कि जो मेरे को भी गुप्त सूचनाएं मिली हैं कि इनको पूरी तौर से इस उपचुनाव में हराने की तैयारी हो चुकी है। और ये पहली बार होगा कि कोई, जब जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि कभी नहीं हुआ कि कभी ऐसा मुख्यमंत्री उपचुनाव हारा है, लेकिन मेरे को लगता है कि पहली बार होगा कि एक मुख्यमंत्री उपचुनाव हारेगा। और इनको चूंकि 23 सितंबर से पहले चुनाव जीतना है, और 2-3 दिन में ये निर्णय लेना है इनको। अब देखते हैं कि क्या चाल चलते हैं, क्योंकि आज जो राजनीति हो गई है वो लगभग क्रिकेट का मैच हो गया है। और वो ऐसी रणनीति है कि अचानक ये भी हो सकता है कि हाँ जी, कांग्रेस के फलाने विधायक ने सीट खाली कर दी और मैं वहां चले गया। बहुत बड़ा तंत्र इसमें लगा हुआ है, और उस तंत्र के अंदर से क्या निकलता है उसका इंतजार सारे उत्तराखंड को है। बिल्कुल, देखें क्या होता है। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड इंतजार कर रहा है कि आखिर तस्वीर स्पष्ट जो है वो कब होगी। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल जी जुड़ चुके हैं। सुजाता जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। सुजाता जी, अभी पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़ना है, और अब तो मतलब बीजेपी वालों को तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमारी सीट ले लीजिए। इतना प्यार और इतना मोह आखिर कब से हो गया दूसरी पार्टियों के लोगों से? वजह क्या है इसकी, आप समझाएंगे हमें? देखिए, हरीश धामी जी की आप बात कर रही हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये उनका एक निजी मामला है। वो क्या करना चाहते हैं, आप किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते हैं। उनके तमाम बयान आ भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगली बार मैं चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ूंगा। लेकिन और अगर उन्होंने अपना मन बना लिया है, अपनी पार्टी से उनका इस तरह से मोह भंग सा हो रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बातचीत करके चीजों को ठीक करें। अगर वार्ता से रास्ता निकलता है तो निश्चित तौर से वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही सही तरीका होता है। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती गला नहीं घोट सकते अगर उन्होंने कोई चीज सोच ली है। खैर, ये एक अलग विषय है। मगर आज जो आप चर्चा का विषय आपने रखा है कि ये चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बहुत सारी सीट है जिन पर बातें चल रही हैं। कभी कैंट सीट की बात हो रही है, कभी चंपावत की हो रही है, कभी कहीं की हो रही है। और ये मैं तपलियाल जी को जरूर कहना चाहूंगी कि बद्रीनाथ के हमारे जो विधायक है राजेंद्र भंडारी जी, वो इनके लिए या किसी के लिए कतई अपनी सीट छोड़ने वाले नहीं है। वो एक सच्चे योद्धा है। उन्होंने बड़ी लड़ाई करके बड़ी मुश्किल से
अपना चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीता है, जबकि उम्मीद ये थी कि बहुत ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे। और उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं ईवीएम पे, और ये सदन पे उन्होंने इस बात को उठाया है। तो जहां से भी चुनाव लड़े धामी जी, स्वागत है, मगर पहले मुख्यमंत्री जो हार जाएंगे चुनाव, इतना प्रचार प्रसार इन्होंने किया, पिछली बार इन्होंने खर्च किया 100 करोड़ रुपए 6 महीने में। तो भैया ऐसे मुख्यमंत्री हार जाए और किसी और को ये मुख्यमंत्री बना दे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी है, प्रचंड है इनका बहुमत और प्रचंड है इनका अहंकार। इन्होंने तो वादा भी किया है कि 10 मुख्यमंत्री देंगे, इसलिए हमें तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इनकी बहुत लंबी है। इनके पास नेता बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नेता इन्होंने बनाना है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। और मोदी जी ने ये दिखाना है कि हम तो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गुजरात मॉडल को भी चलाते हैं। जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमारी तरफ कोई आंख भी नहीं उठा के देख सकता था। आज हम प्रधानमंत्री, हमारी तरफ आंख भी उठा के कोई नहीं देख सकता। लेकिन हम जब चाहे उत्तराखंड में 1 मुख्यमंत्री, 2, 3 मुख्यमंत्री बदल दे, और हम वहां चले जाए गुजरात में तो हम मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट ही बदल दे। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने किस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं वो आप देखेंगे। और ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी हार जाए, क्योंकि हारा हुआ तो हारा हुआ ही रहता है, और ये हारे हुए विधायक है, मुख्यमंत्री बन गए तो क्या। बिल्कुल सुजाता जी, आपने बड़ी अहम बातें कही, और आज बिल्कुल मतलब कांग्रेस पार्टी का मजबूती के साथ में आप यहाँ पर पक्ष रख रही हैं। आम आदमी पार्टी से नवीन जी भी जुड़े हुए, उनको जोड़ लेते हैं। नवीन जी, आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस बार चुनौती है। आपको क्या लग रहा है कि अभी जैसा सुजाता जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हार जाएं, ये जो प्रयोगशाला थपलियाल साहब हमेशा कहते रहते हैं उत्तराखंड को बना दिया गया है, क्या फिर से बार बार मुख्यमंत्री तो नहीं मिलने वाले हैं? देखिए, जो ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी अंतर्कलह है, और भीतर घात की बात जो पिछले चुनाव में आई थी, और वहां भी उस पर प्रदेश अध्यक्ष पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है चुनाव से पहले, शायद उसी की ओर इशारा न कर रहा हो कि पहले अध्यक्ष को ही बदल दिया जाए, ताकि भीतर घात की संभावना को कम किया जा सकता है। और दूसरा यह है कि धामी जी अपने घर से हारे हुए हैं, और हारे हुए जो विधायक मुख्यमंत्री बने हैं उनको जिताना भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल बन चुका है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक मेथड अपना रही है, वो जगह जगह से रिएक्शन कलेक्ट कर रही है, कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी, कि कहां से हमें अपनी नाक को बचाना है, कहां से हम जीत सकते हैं, कहां से मुख्यमंत्री को जिताया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो रही है। और जैसे थपलियाल जी ने भी कहा कि इस बार इतिहास बदल सकता है, क्योंकि कई इतिहास इस बार बदले हैं कि एक सरकार दोबारा भी आई है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री उपचुनाव भी हार जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हराने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे, क्योंकि भीतर घात अभी भी वहां पर बना हुआ है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता, केवल ये रिएक्शन कलेक्ट करने के लिए एक मेथड अपनाया जा रहा है, एक चीज को हाइप किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री चुनाव जीत पाए। बिल्कुल, यानी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिथक इस बार देखिए उत्तराखंड में बहुत टूटे। अभी भगीरथ जी एक बात यहाँ पर कह रहे थे, मेरे मन में ये सवाल आया था कि आपने कहा कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, अब तक तो ये भी नहीं हुआ था कि सरकारें रिपीट नहीं हुई, लेकिन इस बार ऐसा हो गया। सीमा जी शांत बैठी हुई नजर आ रही है। सीमा जी, बड़ी चुनौती है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि खटीमा से हार गए, अगर खुदा न खास्ता इस बार चुनाव हार जाते हैं तो बड़ी मतलब शर्मनाक बात हो जाएगी पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। और कहीं ऐसा ना हो वो जो नियम चला आ रहा है कि एक कार्यकाल में आपने 5 सालों के 3 मुख्यमंत्री दे दिए, इस बार और संख्या बढ़ जाए। असंभव को संभव करना ही भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो आज तक ना हुआ जो अब हुआ। सही कह रही थी बिल्कुल ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो कुछ भी हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी हो जाएगा। आज आपका राष्ट्र जो है वो विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ जा रहा है, तो ये मोदी जी हैं तभी हो रहा है। आज आपके राष्ट्र को पूरा विश्व सैल्यूट कर रहा है कि मोदी जी हैं तभी हो रहा है। आपके राज्य में ना हो सकता था, वहां तो लोगों को मार के हमारे सैनिकों को फेंक देते थे उठा के, और हमारे यहाँ कोई आंख उठा के देख ले हम जाके मार के आ जाते हैं। और उनकी हिम्मत नहीं कि हमारे यहाँ के आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाते हैं उनके यहाँ घुस के। वो मोदी जी है तभी ऐसा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी है सर जी, बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलेगा, इंतजार करिए उस चीज का। रही आप भीतर घात की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस से ज्यादा भीतर घात कहीं नहीं है। मात्र 19-18 जो जीते उसमें से भी जो है वो गैब हो गए। 11 विधायक गैब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चल रहा बेचारे है कहाँ। वो अपने इतने बड़े प्रोग्राम में भी ना शामिल हो सके। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिख रहा है? ये साफ साफ ये बता रहा है कि कांग्रेस के पास तो उनके 19 के 19 भी नहीं है साथ में अभी।
तो दूसरों की बातें बनाना छोड़ दे, सल्यूट करे जो चीज आ रही है। आज राष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सल्यूट कर रहा है। आज राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का है और विश्वास नहीं, बिल्कुल है। हम तो कह रहे हैं राष्ट्र नहीं, अभी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं सीमा जी। बिल्कुल है, उत्तराखंड ने आपको मैंडेट दिया, लेकिन खटीमा आपका नहीं था ना, खटीमा आपका नहीं था। सवाल तो यही है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी मुसीबत की बात है, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है पार्टी के साथ साथ। भाई ठीक है, आपको 47 सीटें मिल रही हैं, अगर सपोर्ट मिल रहा है तो एक खटीमा में ऐसा क्या हो गया? देखिए मैडम, अगर हमने खटीमा एक सीट हारी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वहां पे काम नहीं कर पाए। पूरे उत्तराखंड का जो था उनके ऊपर भार, सेफर सीट थी सीमा जी, सेफर सीट से पुष्कर सिंह धामी थे। उन्होंने 70 सीटों की उन्होंने जिम्मेदारी ली। ये जिम्मेदारी हर जगह पर सारे मुख्यमंत्रियों के पास होती है। अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री जिस भी सीट से आते हैं वहां पर उतना काम नहीं हो पाता, उतना काम तो वैसे भी नहीं हो पाता ना। अरे तो जीत इनकी हुई या मोदी जी की हुई? मोदी जी का तो यहाँ पे धामी था ना। किसकी जीत हुई, धामी की या मोदी की? आपको सेनापति का पता है ना, सेनापति यहाँ पे अरे धामी की जीत या मोदी की जीत? अरे अपनी सीट पे पैसे बांटे, साड़ी बांटी, बिंदी बांटी, सिंदूर बांटा, फिर भी महिलाओं ने वोट नहीं दिया। बेचारी भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों की जिम्मेदारी थी और उसमें अपनी ही सुजाता जी उनको बोलने दीजिए। सुजाता जी, सीमा जी को बोलने दीजिए, नहीं फिर वो कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया गया। सुजाता जी आपके पास आएंगे। जी सीमा जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, आपके पास आएंगे सुजाता जी। ऐसे फिर वो कहेंगे कि उनको मौका नहीं दिया गया। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए सीमा जी, मैं आपको मौका तो ये कहती हूँ कि देखिए जो हमारे धामी जी थे, उन्होंने जो जीत हासिल करी तो उनके सिर पे बंधना चाहिए। नहीं है। अरे आप सुनिए ना, मैंने कहा जीत जो उन्होंने जीत का सेहरा उनके सिर पे ही हमने बांधा है। तो अगर हम उनको मुख्यमंत्री हमने बनाया तो इसमें कोई हमने नहीं करी, कोई गलती नहीं करी, और वो जीतेंगे दोबारा से, क्योंकि उन्होंने जीतना ही है। आप एक सीट की बात मत करिए, 70 के 70 सीटें में उनका लोगों ने पसंद किया। और आज कभी ऐसा इतिहास जैसे अभी तक तो 19 सीट कैसे चली गई सीमा जी? तुम्हारे 11 गैप तो हो गए। अच्छा 11 आपके घर में बैठे हैं? अच्छा उनके घर क्या भेजा? और वो खुद ही बेचारे भाग रहे क्योंकि उन्हें कांग्रेस। अच्छा आपको ज्यादा खबर है, मतलब चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए, किस नीचता पे ये गिर जाते हैं, इनको यही नहीं पता। और ये तो वैसे ही कह रही हैं कि धामी जी थे, धामी जी गए, पहले ही भेज दिया इन्होंने। ये नहीं पता कि धामी जी को हम कह रहे हैं और अभी जाएंगे, मगर ये कह रही है वो चले गए। 70 सीट जो है इनकी जिम्मेदारी थी, 19 सीट जो हार गए वो भी इनकी जिम्मेदारी थी। अंदर भीतर घात हो रहा है। मदन कौशिक ने उस चौकड़ी को हरा दिया जो चौकड़ी थी धामी जी वाली, उसमें गुप्ता जी, संजय गुप्ता। ठीक है ऐसे ना चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी और चर्चा भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए आप लोग अपना अपना पक्ष रखिए, लेकिन अपने अपनी मौका आने पर, ताकि जनता जो है वो आप लोगों का पक्ष सुन सके और समझ भी सके। देखिए आज जो है वो बहस एकदम तीखी नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार जी भगीरथ जी हैं। भगीरथ जी आप बताइए, यहाँ पर तो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार कुछ उल्टा ही होने वाला है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ये मिथक नहीं टूटेगा? ये बताइए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के पास तो अभी भी बहुत काम है। अगर सीमा जी की बात हम मान लें, अब तो वो मुख्यमंत्री बन गए, अब तो और ज्यादा काम है। पहले भले ही वो कुछ सीटें जीत पाए, तो फिर कैसे चंपावत से जीत लेंगे? देखिए एक आशंका तो मैं भी जाहिर कर सकता हूं और मैं सहमत भी हूं। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर क्या कुछ खास है, क्या लगता है? ये बात मैं पहले भी आपके चैनल में भी कही कि खटीमा में धामी जी हारे नहीं, हराए गए। और हमने ये भी कहा था कि ये बात कभी न कभी खुलेगी जरूर। तो हराने में कौन लोग थे? वो कांग्रेसी नहीं थे। और चंपावत को मैंने इसलिए सुरक्षित माना कि जो कदाचित जो हराने वाले लोग हैं, मौजूद है पार्टी
जिनको भीतरघाती कहा जा रहा है, संभवतः चंपावत में उतने सक्रिय नहीं हो पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पिछले अनुभव से थोड़ा जो है ज्यादा सजग जी भी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके लिए जीत आसान हो सकती है, बशर्ते कि अभी तो क्या स्थितियां होंगी और कौन सामने होगा कौन नहीं होगा, ये तमाम बातें हैं। जो सीट छोड़ने वाली बात हो रही है, देखिए इनके नेतृत्व पर भी भीतरघात के आरोप लगे थे भाजपा के, सबको पता है अभी जिक्र। और अब तो भगीरथ जी अब तो ये भी है कि प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव करेगी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश नेतृत्व में भी होगा बदलाव। भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो भी विधायक 5वीं बार निर्वाचित हुए हैं और वो इंगेज भी हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं भी सीट खाली कर दूंगा धामी जी के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा था ठीक है, अच्छा है, लेकिन सारा जो मुझे लगता है कि पार्टी भी जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं उस हिसाब से भाजपा भी सहमत है। देखिए बीच में हरीश धामी वाला एपिसोड चला और पीछे भी ये हुआ है, जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उन्होंने भाजपा के एक विधायक किरण मंडल को तोड़ करके उनसे इस्तीफा दिलवाया और वहां सितारगंज में चुनाव लड़े थे और जीत भी गए। तो इस बार मुझे लगता है, ये लग रहा था कि भाजपा जो है वो 2012 का जो है वो उसका हिसाब करेगी, इसलिए धारचूला हरीश धामी पे नजर। तो हरीश धामी उस जितने उत्साह से कह रहे थे, अभी सब कुछ जो है जो उबाल सा था वो ऐसा लग रहा है कुछ ठंडा सा हो गया है। लेकिन भाजपा हरीश धामी के मूड का और उनके त्याग पत्र का इंतजार क्यों करेगी? तो भाजपा को अपनी बिसात तो बिछानी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि चंपावत को चुना गया है और बहुत जल्दी जो है अगर हरीश धामी अगर तैयार नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से चंपावत से पुष्कर धामी चुनाव लड़ेंगे और वो सबसे ज्यादा मुफीद मानी जा रही है उनके लिए। उसके कारण है पिथौरागढ़ से वो आते हैं, चंपावत मध्य में है, खटीमा एक तरफ है जो उनकी कर्म भूमि रही है, तो काफी कुछ मिला जुला है सब कुछ, तो वो मुफीद लग रहा है। और मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी की हाईकमान से भी इस संबंध में बात हुई है और काफी कुछ उनको संकेत मिल भी गए हैं और विधायक सहज रूप से सीट छोड़ने के लिए राजी भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ होगा यानी बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। आपने जैसा कि कहा कि 6 महीने के भीतर इस सबको करना होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे भगीरथ जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या चंपावत से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि उपचुनाव में उनको 6 महीने के भीतर जीत दर्ज करनी ही करनी है। ऐसे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई मेहमान लगातार बने हुए हैं। वापस अपनी चर्चा पर चलते हैं। थपलियाल साहब, आप बताइए क्या लगता है, क्या आप तो चंपावत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट खाली करवाकर सबको चौंका देंगे इस बार पुष्कर सिंह धामी? इनका मनसा तो कांग्रेस की सीट पे ही नजर आएगी, लेकिन इस समय स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के जो बहुत छोटे नेता भी हैं वो बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा की सीट जैसी मांग कर रहे हैं कि हम देंगे तो तुम राज्यसभा में पहुंचाओ। तो इस तरह की जो मांग, क्योंकि इस समय बहुत ही ऐसा स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के 10-11 विधायक जो है जो रस्सी से छूट के खुले घूम रहे हैं, और उनका भी किसी का शिकार करने में अगर भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहते हैं कि हमारा तेज-तर्रार नेता अगर वो असमर्थ लग रहा है, तो आप समझ लो कि कितना कमजोर नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी परंपराओं, संस्कृति और संस्कारों के साथ भी धोखा किया है, धोखा, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति और संस्कार थे कि हम अपने बुजुर्गों को यानी दादा बुढ़ों की संस्कृति का अनुपालन करते हुए अपने बुजुर्गों को नेतृत्व थमाते थे और वे अनुभवी हाथ हमें आगे बढ़ाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ ऐसा खेल रचा कि हमारे साथ उनको कोई परवाह ही नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को वो तो ऐसा समझते हैं जैसे उनके आगे चूहा नहीं होता बिल्ली के आगे, उस तरह से ये हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं और ऐसे बौने नेताओं को हमारे ऊपर बिठा रहे हैं जो इस राज्य का जिन्होंने भट्टा बिठा दिया है। आज राज्य की स्थिति में कोई गवर्नेंस लगती नहीं है, ये राज्य सिस्टम इसका फेल हो चुका है। बिल्कुल आप ये देखिए कि क्या स्थिति पर्यटन हो रही, पर्यटक रो रहे हैं उत्तराखंड में और आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। और वहां मुख्यमंत्री जा रहा है, तो अमित शाह जी आइए 4 धाम यात्रा करिए। हंसी आती है हमें ऐसे इनके नेतृत्व को कि चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है और उस लिमिट को इतना क्रॉस कर रहे हैं कि इनको मानो यहाँ की जनता नजर ही नहीं आ रही है। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं 10 मार्च से ये तमाम देवी देवताओं में जा रहे हैं, कोई देवता नहीं छोड़ा, कोई माता जो बगला जहां पे तंत्र करते हैं अपने लोगों को, ये तो तंत्र करने वाले नेता बन चुके हैं और ये जगह जगह जाकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं क्योंकि इनको जनता पे भरोसा ही नहीं रहा। ऐसे लोग हमारे ऊपर बैठ गए हैं जो जिनके लिए हम कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट के रूप में हमें यूज कर रहे हैं, जिनको इनको हमारी परवाह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ऐसे भोले भाले लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ इनको माफ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। और जो स्थिति इस समय इस मुख्यमंत्री की है, मैंने पहले भी कह दिया कि जहां ये 10-11 विधायक जो खुले घूम रहे हैं कांग्रेस के, उन तक को अपने पक्ष में लाने में असमर्थ नेता, क्या लग सकता है आपको कि ये कहीं से चुनाव जीत पाएगा? ये कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसके लिए चक्रव्यूह रच दिया गया है और निश्चित रूप से आज मैं दीवार में लिखकर कह रहा हूं कि जो ये धामी है ये चुनाव हारने जा रहा है। ये जो उपचुनाव इस समय जो होगा, तमाम लोग बिल्कुल, लेकिन ऐसे में हालात जो हैं वो काफी बिगड़ जाएंगे और बिल्कुल राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। खैर, ये तो आने वाला वक्त स्पष्ट करेगा कि क्या कुछ होने वाला है। प्रशाली जी, आप बताइए, कांग्रेस मजबूत विपक्ष बन रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी कहाँ है? चुनाव के दौरान तो आप तीसरे विकल्प के तौर पर देखे जा रहे थे, कहाँ है फिलहाल आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी भी एक विकल्प के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर है और हम लगातार अपनी हार की समीक्षा में अभी तक लगे हुए थे और उसकी समीक्षा हमने की कि क्या कारण रहे, जो मुद्दे हमने रखे थे उस पर कोई असर जनता का उतना नहीं दिखा जितना हमें उम्मीद थी। कोठियाल साहब तो नजर ही नहीं आते कहीं। नहीं, हम आ रहे हैं। अब यह है कि मीडिया उतना कवर नहीं कर पा रही होगी, मैं शायद जितना पहले करती थी, लेकिन धीरे धीरे हम वहां तक भी आएंगे कि मीडिया की नजर हम पर पड़े और बहुत जल्दी ही ऐसा होगा। और लेकिन जहां तक बात है धामी जी के चुनाव की, जो आज टॉपिक है डिबेट का, तो उस पर ये कहना चाहूंगा कि अभी 1 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो जाएगा सरकार का कुछ टाइम पर, लेकिन इस दौरान कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया जिस पर ये लगे कि धामी सरकार कोई बहुत मजबूत कदम यहाँ पर उठा रही होगी। आप अगर 2 सरकारें हमारे
बगल हैं, एक जगह हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, और उसके मुकाबले अगर यहाँ के काम को देखें तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया जिस पर जनता भरोसा कर पाए। तो इसलिए इस बार का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का बड़ी ताकत इसमें लगानी पड़ेगी। और उसके बाद परिणाम क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार हो सकता है उत्तराखंड की जनता यहाँ का इतिहास बना के रख दे और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें अपनी कोशिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुजाता जी, आप अभी कह रही थी कि बीजेपी बड़ी कमजोर हो रही है, अंदरूनी कलह से जूझ रही है, लेकिन देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह भी बहुत ज्यादा है। बस ये है कि बीजेपी के सामने नहीं आ पाती, लेकिन आपकी पार्टी के लोग बाहर आकर, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, एक दूसरे के प्रति मुखर होकर विरोध की बातें बोलते हुए नजर आते हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी को भी बहुत कुछ करना है मजबूती के लिए, ताकि वो ठीक तरह से निभा पाए। सबसे बड़ी बात, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारते हैं नहीं हारते हैं, ये उठापटक बीजेपी की पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। लेकिन अगर वो आपकी सीट खाली करवा लेते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या तैयारियां की? क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो हालात हमने देखे हैं, भले ही अभी तक कुछ तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लोगों की स्पष्ट नहीं हो पाई, जो 11 आपके अलग विधायक घूम रहे थे, जो लोग गुप्त मीटिंग करने की बात सामने आ रही थी, उन सब पर कोई मोहर नहीं लगी, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें चल रही हैं और धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। इस सब को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? गरिमा जी, आप जो बात कह रही हैं उसमें कोई तथ्य इसलिए नहीं है। मैंने हरीश धामी जी की बात पे मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटी। जो बात उन्होंने कही है उसको मैंने एडमिट भी किया, लेकिन अच्छा, आप तो बात सुजाता कर रही हैं। माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, मेरी बात भी सुन लीजिएगा। है क्या कि मैं, जैसे आपने कहा तथ्य नहीं है, मैंने खुद भी कहा कि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगातार ये अटकलें हो रही हैं और अटकलों के साथ साथ ये बातें और तब बढ़ जाती हैं जब मीटिंग होती है, आपके यहाँ के 10 लोग नहीं पहुंचते, तो फिर तो सवाल बनेगा ना। मैं आपकी मीटिंग वाली बात पे ही आ रही हूँ गरिमा जी, मैं किसी सवाल से भागती नहीं हूँ। अब देखिए, जिस मीटिंग की बात आप कर रही हैं उसमें प्रीतम सिंह जी, राजेंद्र भंडारी, इन नेताओं के नाम आए थे। और आज हमने एक कार्यक्रम रखा था सर्वधर्म संभाव का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब कर रही है देश में, उसके विरोध में। और गांधी पार्क के गेट पे आप अगर जाती तो, या आपके रिपोर्टर जाते तो वो दिखाते कि वहां पे राजेंद्र भंडारी जी थे, प्रीतम सिंह जी थे, और भी हमारे एक दो और लोग जो उस वाली मीटिंग की बात आप कर रही हैं उसमें थे। तो सच्चाई इससे दूर है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात दो आती है। पहली, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को बांध के नहीं रखती। कैसे कहा जा रहा है, खुले छोड़े हुए हैं, खुले घूम रहे हैं, वो गायब है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा है उनके लिए। लेकिन ये क्या बताता है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सुजाता जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बात की कमी तो है कांग्रेस पार्टी में। यही तो वजह है ना कि आप कांग्रेस पार्टी की समस्या ही सबसे बड़ी ये है कि वो अनुशासित नहीं रह पाते, और ये चीजें ना आपको सामाजिक तौर पर आपकी पार्टी को कमजोर कर देती है। अभी हमारी कल की डिबेट अगर आप देखेंगे तो इसी मुद्दे पर थी कि आखिर कांग्रेस जो है वो ऑल इज वेल कांग्रेस में क्यों नहीं है। इसी मुद्दे पर हमने विस्तार से बातचीत किया था, तो वहां पर भी यही बात निकल कर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता ही नहीं कि समस्या है। गरिमा जी, मैं किसी सवाल से नहीं भागती, मैं आप ही की बात बता रही हूँ। मैं कह ही नहीं रही हूँ कि आप भाग रही है, मैं बस जानना चाहती हूँ, आप जो ये कह रही है ना कि हमने कोई बांध कर नहीं रखा है, बांध कर कोई नहीं रखता, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर आपकी पार्टी में कोई व्यक्ति है तो वो आपकी पार्टी के कम से कम खुलकर बहुत ज्यादा विपक्ष में तो ना बोले। और ऐसा अमूमन अगर आप सामाजिक तौर पर भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है, नहीं होता। नहीं, देखिए हाँ, ये जरूरी होता है। देखिए, जब आप अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन और लोकतंत्र के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, जिसके इधर जाए तो अनुशासनहीनता हो जाती है, इधर रहे तो लोकतंत्र कहलाता है। मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह मानती हूँ। मगर जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी इस बात को दोहरा चुके हैं और कई बार दोहरा चुके हैं कि अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उससे वार्ता करी जाएगी और कार्रवाई भी करी जाएगी अगर वो ना मानेगा। लेकिन जो पार्टी हमेशा से अनुशासन के साथ साथ लोकतंत्र में विश्वास करती है, वहां पे कई बार इस लकीर को लांघा जाता है। लेकिन
आप जो कह रही हैं कि हम अपने नेताओं की बात जब करते हैं तो मैं ये बात बहुत खुशी से कहती हूँ कि हम उन्हें बांध के नहीं रखते, हम उन्हें रहने देते हैं, वो जहां जाना चाहे जैसे जाना चाहे। मगर यही स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी में होती तो क्या ऐसा होता? आज आप देखिए कि हमारे ऊपर एक कमजोर नेतृत्व दिया गया या नहीं दिया गया। इतने दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में आज भी, क्या उनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता जो सबको साथ लेकर चल सकते थे? मगर एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये इनका इंटरनल मैटर है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता रही हूँ कि हमारी पार्टी में और इनकी पार्टी में बहुत फर्क है। और ये फर्क है कि ये गुलाम मानसिकता के इनको जिसको बना दिया उसको इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता। आपने खुद कहा कि इनके अंदर भी आपस में जो है लड़ाई होती है, मगर वो दिखता नहीं है, हमारे यहाँ दिखता है। तो वही चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम देश में ये मैसेज भी भेजना चाहते हैं कि आपको बोलने की आजादी है, आप मेरिट पे आप किसी स्थान को पा सकते हैं, तो क्या एक पार्टी जो आज एक व्यक्तिवादी पार्टी बन गई है, जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस मगर बताती है, क्या वो ये कर रही है? नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा कर रही होती तो विधानमंडल की बैठक में एक हारे हुए विधायक को जो चुने हुए विधायक थे वो नहीं चुनते। और कैसे कैसे दिग्गज हैं इनके विधानमंडल में, आप वो भी देखिए। इनकी पार्टी के अपने बड़े नेता कुछ नहीं बोल पाते। और यही बात यशपाल आर्य जी जो इनकी पार्टी में गए थे मगर वापस हमारी पार्टी में इसलिए आए कि वहां पे गला घुटा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा शरीर वहां जरूर चला गया पर मेरी आत्मा कांग्रेस में ही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने दोनों तरफ देख लिया। उसी प्रकार से जो 19 विधायक हमारे हैं, अगर उनमें से कोई भी ये बात सोचेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाए, अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि राज्यसभा की सीट मिल जाए वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सेंस होगा। क्योंकि अगर वो जाना चाहेंगे तो वो एक गुलाम मानसिकता के तहत जाएंगे, वो गुलाम मानसिकता वाले लोग होंगे। और कुछ भी कह लीजिए, कोई भी नैरेटिव सेट कर ले मोदी जी, कितने भी एजेंडा और प्रोपेगेंडा कर ले, मगर सच्चाई ये है कि कमजोर नेतृत्व हमारे उत्तराखंड को अगर किसी ने दिया है तो भाजपा ने। ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है जो हमें एक हारा हुआ विधायक मिला है इस बार। और हर बार इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री दिए। पहली बार मेजर जनरल बीसी खंडूरी जिनके लिए कर्नल टीपीएस रावत जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने सीट खाली करी थी, मगर उनको हटा के निशंक को बनाया, फिर निशंक को हटा के खंडूरी को बनाया। और उसके बाद दूसरी सरकार में आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे ऊपर कमजोर नेतृत्व थोपा जा रहा है। और इसी वजह से जनता जो है आज भी सड़कों पे खड़ी है। सड़कों पे खड़ी वो जनता हमें फोन कर रही है और कह रही है हमारी आवाज उठाओ। ये क्या बता रहा है कि उन्होंने वोट इनको अगर दिया भी होगा तो भी वो अपनी किस्मत को रो रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है क्योंकि हमें कमजोर नेतृत्व दिया गया है। और कमजोर नेतृत्व की पराकाष्ठा देखिए कि मदन कौशिक इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी जिम्मेदारी पूरे पार्टी के संगठन की है, उस संगठन को संभालने वाले पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने हराने की कोशिश करी। मैं समझ सकती थी अगर एक विधायक दूसरे विधायक को हराने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर प्रदेश अध्यक्ष हराने की कोशिश करता है तो क्या अब तक उसे नहीं हटा दिया जाना चाहिए था? यह सवाल तो भाजपा को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। हम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं मगर हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम हारे हैं मगर अपना हौसला नहीं हारे हैं। हम हारे हैं पर अपना हिम्मत नहीं हारी है हमने। और हम जनता के साथ खड़े हैं और इस सरकार के विरोध में खड़े हैं और इनको आईना दिखाते रहेंगे ये अपना घर तो संभाल ले, वरना ये घर टूट जाएगा लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, इट विल कम फॉलिंग डाउन, जैसा कि पहले हमने देखा है 3 मुख्यमंत्रियों के कारण। बिल्कुल सुजाता जी, हम यही चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो ताकि सत्ता पक्ष के लोग जो है वो मनमानी न कर सके। और उस पर हमने कई डिबेट्स भी बुलाई है जिसमें आपकी पार्टी के लोगों ने अपनी अहम बातें जो है वो रखी है। भगीरथ साहब जी के पास चलते, उसके बाद सीमा जी के पास आएंगे, जवाब लेंगे जो सुजाता जी ने कहा है। भगीरथ जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर सुजाता जी ने आज बड़ी मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। और देखिए अहम भी हो जाता है क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो भीतरी कलह मची हुई है, जो अंदरूनी कलह मची हुई है, उसको लेकर बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कलह तो बीजेपी में भी बड़े लेवल पर नजर आ रही है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि मदन कौशिक जी ने हरा दिया तो प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी वही हैं। मतलब
थपलियाल साहब की फिर वही बात मुझे याद आ जाती है कि प्रयोगशाला तो नहीं बना दिया। देखिए, भाजपा ने भीतरघात के आरोपों की अपने स्तर से जांच कराई है और काफी कुछ तथ्य जो है जुटाए गए हैं और विषय बताया गया। विषय अनुशासन कमेटी जो है वो उसके विचार के लिए रखी गई, उसके विचार के लिए भेजा गया है। अब हालांकि उस पर अब इतना तो देर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने से पहले तो जो भाजपा की भीतरघात से संबंधित जो जांच रिपोर्ट है वो पहले बाहर आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कहीं उसको दबा दिया गया तो फिर वो उसकी पुनरावृत्ति भी तो हो सकती है। इस समय तकाजा ये है कि भाजपा जहां जहां भी जिन सीटों पर चाहे वो किसी के ऊपर आरोप लगे हों, उन आरोपों पे अगर उनकी पुष्टि हुई है तो उसको जो है बाहर लाना चाहिए, ताकि जो है मुख्यमंत्री जी का जो उपचुनाव होगा तब तक सारी चीजें क्लियर हो जाए। नहीं तो भीतरघाती वहां भी सक्रिय हो सकते हैं पुनः। तो एक तो ये बात है। अब किसने भीतरघात किया किसने नहीं किया ये उनका पार्टी का विषय है, जांच भी वही करा रहे हैं, हम लोग तो केवल कयास लगा सकते हैं। लेकिन जो बात सार्वजनिक रूप से कही गई हो भीतरघात के आरोपों की, उसको भाजपा को उन जो जांच के उपरांत उन आरोपों को वो बताना भी चाहिए कि वो सही थे कि नहीं थे, क्योंकि जिन्होंने शिकायत की है वो सार्वजनिक रूप से कहा है। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जो भाजपा को मैं समझता हूँ जल्दी से उसको इसका समाधान करना चाहिए, और नहीं तो फिर आगे कठिनाइयां होंगी और पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, अगर कुछ होता है 6 महीनों के बाद जो उपचुनाव की बात है, अगर ऐसे में कुछ होता है तो इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। और वैसे भी बीजेपी के लोग फिर तो कह देते हैं कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, हम कितनी भी बार बनाए, ये तो हमारे अंदर का मामला है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सीमा जी, असर जनता पर पड़ता है। जनता अगर किसी व्यक्ति को पसंद करती है तभी वो उसको वोट करती है, और उसके बाद इस तरह से आप मुख्यमंत्री बदल दें या कुछ भी कर दें तो इसका असर पड़ता है। सीमा जी आप बताइए, फिलहाल हालात तो बीजेपी के भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से अब आप प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? धामी साहब अगर हार गए तो क्या होगा? आप कह रही हैं संभव को हम संभव करते हैं, ठीक है, लेकिन एक पल को ये सोचिए ना कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि आप अभी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ही हराया, तो वो तो अभी भी है, जिम्मेदारी उनके पास तो अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, चंपावत खटीमा से सटी हुई सीट है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूर जाकर लड़ रहे हैं। अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ पहले कि कहां से लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासन को मानने वाली पार्टी। हमारे अगर अपने इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखा होगा तो अगर किसी ने भी गद्दारी करी भारतीय जनता पार्टी के साथ या देश के साथ या जनता के साथ, तो ऐसा किनारे में फेंक दिया जाता है कि उसको वापस नहीं बुलाया जाता कहीं। तो आप जब तक साबित नहीं हो जाए किसी के बारे में, तो अभी चल रहा है, जब भी अगर ऐसा होगा तो बख्शा किसी को भी नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही है, बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पे हो। लेकिन जब तक कोई चीज सच्चाई सामने नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अभी बदलने की बात तो हम सोच नहीं हैं। दूसरी बात यह आता है कि देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन बन चुकी है, पार्टी नहीं है। एक आंदोलन है जो जन जन के दिलों में राज करती है, क्योंकि सारी जनता को पता है कि आज तक पार्टी ने राज किया, जिस पार्टी ने गुमराह किया, पार्टी ने गद्दारों की पार्टी रही, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने सिर्फ लोगों को वो सिखाया जो वो सिखाना चाहते थे, वो दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। ये तो हर कोई करता है ना सीमा जी, ये तो हर कोई करता है। आप जो चाहते हैं वो आप करते हैं। इतिहास गलत बना दिया, आपका इतिहास, आपके बच्चे इतिहास गलत पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने मुगल द ग्रेट कैसे पढ़ा दिया, हमने जब महाराणा प्रताप ग्रेट क्यों नहीं हुए, हमारे दमोगल ग्रेट हमने क्यों पढ़ा? देश का माहौल तो अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बेहद दुख होता है, बेहद सीमा जी, देश का माहौल तो मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे देश का माहौल तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, और इतिहास में हमारे बच्चे ये भी पढ़ेंगे कि हमारे देश में किस तरह की बहसें छिड़ी थी। माहौल तो अभी भी देश का ठीक नहीं है, आप भी मानेंगी। देखिए मैडम, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन, ये देश को भी पता है कि अनुशासन कोई ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, लेकिन ला नहीं रही है। देश ने आप पर विश्वास जताकर आपको मैंडेट दिया, आपको सत्ता में लेकर आए। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में आप हैं लगभग ज्यादातर जगहों पर, लेकिन बावजूद इसके देश में किस तरह की बहस छिड़ी हुई है।
खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी आपने इतिहास की बात छेड़ी तो मैंने कहा ना कि इतिहास आज का जो वक्त है ये भी एक समय पर इतिहास में लिखा जाएगा और ये भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और लेकिन अब आते हैं धामी जी के ऊपर, तो देखिए धामी जी कभी आज तक ऐसा आपने इतिहास में पढ़ा कि कोई एक मुख्यमंत्री के लिए कई कई सीटें लोग खाली करने को तैयार है? तो ये भी कोई हमने कभी इतिहास में ये भी नहीं पढ़ा कि कहीं पर 5 सालों के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल जाए। और अगर इस बार धामी जी आ गए तब तो और हालत खराब होने की है। मुझे लगा था जब आपने 10 से 11 दिनों का वक्त लिया धामी जी के नाम पर मोहर के लिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और वहाँ पर नेता बहुत है, चिंता मत करिए। आप तो चुप रहिए नवीन जी, आप वैसे भी कुछ नहीं है, आप तो वैसे भी झूठे हैं। बोलने दीजिए नवीन जी उनको बोल लेने दीजिए, अपनी बारी में आप बोलिएगा सुजाता जी। अब बस इसके बाद नवीन जी आपसे ही जानेंगे। जी सीमा जी आप बोलिए, आप बोलिए। भारतीय गुंडा पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी, दंगाई है ये, देखो ना ये प्रवक्ता दंगा कर रही है सुजाता जी उनको भी बोल लेने दीजिए। आप बोली तो उन्होंने बीच में नहीं बोला था, फिर वो मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं उनको बोलने नहीं दे रही हूँ। सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लो, उसके बाद उधर से मुख्यमंत्री निकालो। क्वेश्चन पूछते हैं सीमा जी, नहीं सीमा जी आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि हमारे अंदर दम है सुनने का, हम प्लीज पता है कि जब हम सुनेंगे तभी जवाब देंगे। सुनने लायक काम किया आपने। नवीन जी, सुजाता जी प्लीज प्लीज, मैं आप लोगों का भी पक्ष ले रही हूँ ना, जब आप बोलते तो वो नहीं बोली। सीमा जी को बोलने दीजिए प्लीज भाई। सीमा जी आप अपना पक्ष रखिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। तो जब मैं पक्ष रखती हूँ तो लोगों को कहा करिए आप सुन रही है, मैं बराबर रोक रही हूँ, आप सुन रही हैं। सीमा जी आप सुन रही है, मैं बराबर रोक रही हूँ ना, ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि आप भी बीच में बोलने लगती है, आपको भी जब गुस्सा आता है तो आप भी अपनी बात रखती है ना, कोई बात नहीं है, आप बोलिए। मैं लोगों को लगातार रोक रही हूँ। मैं सुन रही थी, इनको मैंने पूरा मौका दिया कि बिल्कुल अपने डूबते हुए जहाज के बारे में कुछ रख लो। जो डूबता हुआ जहाज है, जो दिल्ली से लेके देहरादून उत्तराखंड तक, जहाँ पर कोई नेतृत्व नहीं है, ढुलझुल मुलझुल, कौन सी दीवार से बात कर रही है ये? मंथन करो, मंथन। अरे धामी के ऊपर डिबेट है, बात कर रहे हैं कुछ और, धामी को डिफेंड कर लो। अरे धामी हारा हुआ विधायक है, हारा हुआ विधायक हार गया, हारा हुआ विधायक हारा ही रहता है, हारा हुआ जीत नहीं जाता, हारा हुआ दोबारा हारेगा। सुजाता जी ऐसे नहीं, सुजाता जी ऐसे नहीं होता ना, फिर किसी की भी बात ऐसे नहीं पहुंचती है। आपके टाइम पर वो बीच में नहीं बोलती है। सीमा जी एक तो आपकी आवाज वैसे ही धीमे आ रही है, और प्लीज सीमा जी आप देखिए, ये बताइए कि अगर पुष्कर सिंह धामी के ये हालात होते हैं जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं, तो फिर उत्तराखंड के लिए, जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी ना। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि पार्टी में आपकी भी जो भीतरघात है वो ठीक हो जाए जल्दी से। सीमा जी अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हमारे अंदर कोई भीतरघात है ही नहीं। हमने कहा अगर कोई कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हमें ऐसा लगेगा तो हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता है और ले लिया जाएगा। अगर आप आने दीजिए कोई भी रिपोर्ट, हम लोग ऐसे धुलझुल राजनीति नहीं करते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भारतीय जनता पार्टी, ना अपनों को बख्शती है ना अनुशासनहीनता वालों को बख्शती है। बिल्कुल। तो ना हमने, तो इसलिए हमको पता है कि हमें क्या करना है। हमको सीमा जी, सीमा जी लेकिन अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि आपके यहाँ कोई भीतरघात है नहीं। अरे आप ही की पार्टी के लोग जांच करा रहे हैं कि किसने भीतरघात की खटीमा में। खटीमा में तो हुआ ना। सुन तो लीजिए, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप कैसे बात करोगे? जब रिपोर्ट आ जाएगी तो एक्शन हो जाएगा। अच्छा, वो सार्वजनिक की जाएगी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी क्या? वो तो आप हमको थोड़ी ना बताएंगे कि आपकी पार्टी में किसने क्या किया। आप सीधा नया मुख्यमंत्री ले आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष नया ले आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? वो तो आपकी पार्टी के खैर अंदर का ही मामला है, नहीं है। जब बदलना गरिमा जी, आरोप तो इन्हीं के नेताओं ने लगाए ना, विधायकों ने, और वही मैं कह रही हूँ ना। और सबसे बड़ी बात, आरोप को भी किनारे कर दीजिए, आप तो जांच भी करा रहे हैं ना। जब आपको भी लगा कि कुछ है, जांच तभी होती है। हमने कब मना किया कि हम जांच नहीं करा रहे हैं? अगर किसी ने, इनकी तरह थोड़ी ना कि इनका इतना बड़ा शेष नेतृत्व बेचारा सोशल मीडिया में रो रो के लिख रहा है, अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है, तो भी उसकी बात नहीं सुनी जाती। हमारे एक चिट्ठी लिख दी, देख लीजिए गरिमा जी, बात नहीं सुनी जाती, एक्शन ले, मतलब सरकार के खिलाफ हम कुछ भी बोले ये सुनेंगे नहीं। इनको सकारात्मक सुझाव दे दो तब भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय दंगा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय गुंडा पार्टी है,
और ये केवल माहौल खराब करती है। और एक ऐसी मशीन बनाई है, जैसा कि पिरशाली जी ने कहा, इधर से कार्यकर्ता डालो, उधर से मुख्यमंत्री निकालो। ये है भारतीय जनता पार्टी। कोई भी कार्यकर्ता हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, केवल इस मशीन के अंदर डालने नहीं। की देखिए, हम चाहते हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हो। हमें तो लगा था कि जब 10 दिनों का लंबा वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लिया मुख्यमंत्री का नाम सार्वजनिक करने में, तो हमें लगा कि अब हाँ ठीक है, अब उत्तराखंड को एक परमानेंट मुख्यमंत्री मिल जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का भी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कह दिया जाए कि अरे ये तो हमारी पार्टी के अंदर का मैटर है, हम नया मुख्यमंत्री बनाए, हम 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, ऐसा नहीं होता। उत्तराखंड ने अगर विश्वास दिखाया है तो उस विश्वास को कहीं ना कहीं कायम रखना होता है। ये सभी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। और देखिए माथापच्ची तो लगातार बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए यही सवाल है कि आखिर क्या चंपावत से लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से सटी हुई सीट है और उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी का जीतना भी 6 महीनों के भीतर जरूरी हो जाता है। लेकिन जो हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। और आज की इस देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। नमस्कार।